गुड मॉर्निंग। कोर्स 4 के यूनिट 1 की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कोर्स 4 के यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र का की धारणाएं क्या हैं, त्रिभाषा सूत्र का आकलन क्या है, ये सब हम लोगों को कोर्स 3 के यूनिट 1 में पढ़ना है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला, कॉलोनियल डिबेट्स ऑन ये लैंग्वेज पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये सब पढ़ना है। लास्ट कक्षा में अंतिम क्लास में हम लोग त्रिभाषा सूत्र की और क्या है, त्रिभाषा सूत्र का आकलन, त्रिभाषा सूत्र का आधार और अवधारणा की चर्चा की थी। वर्तमान क्लास में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण। त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण, त्रिभाषा सूत्र का जब भी विश्लेषण किया जाता है तो जो इसकी कुछ मूल धारणाएं होती हैं उसकी भी कल्पना आसानी से की जाती है, परिकल्पना की जाती है सरलता से। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी आवश्यक है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होता ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी आवश्यक है। इसके पश्चात भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है। यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का जब विश्लेषण किया जाए तो कुछ परिकल्पना भी आवश्यक है। परिकल्पना से तात्पर्य शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अपेक्षित है। अनिवार्य अध्ययन कंपल्सरी, अगर किसी भी चीज़ को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो उसके प्रति जागरूकता रहेगी और जागरूकता के साथ साथ उसकी आवश्यकता भी महसूस होगी। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है। यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और इस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत की मातृभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी हो सकती है। भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। संविधान में एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है। अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए और जनतंत्र का, लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, संसार की भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, संसार की भाषा है, समृद्ध है और उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता है। अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से जिन लोगों को मातृभाषा नहीं है, इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए जिससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके और यह अन्य भाषा संस्कृत नहीं हो। तो हम लोग त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम लोग त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण में जो कुछ परिकल्पनाएं हैं, जो कुछ कल्पना की गई हैं, जैसे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अध्ययन भी
अपेक्षित है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है। यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। संविधान में एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र का तकाजा भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, विश्व की भाषा है, समृद्ध है और उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता है, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके। यह अन्य भाषा संस्कृत ना हो। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए। अब इन मूल धारणाओं पर जरा ध्यान दीजिए। प्रथम 3 धारणाएं केवल संवैधानिक एवं वैध ही नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उचित है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत थोपिए। कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार कुछ और समय देते जाइए। कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार कुछ और समय देते जाइए और इस काल्पनिक आशा को पुनर्जीवित करते जाइए, वे स्वेच्छा से राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे। अभी तो 21वीं सदी ही चल रही है। काम अनंत है, अतः उनमें भाषा सीखने की सीमा क्यों निर्धारित की जाए? फिर अभी तो अनेक शताब्दियाँ और आएंगी, अनेक शताब्दियाँ और जाएंगी। जल्दी क्यों है? जल्दी में काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के प्रहरी बड़े पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वे सदर दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों करते? पहरा तो खिड़की पर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। उपयुक्त चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, वरना दुराग्रह की चरम सीमा भी है। अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है? मूल धारणाओं पर विचार करते हैं तो प्रथम 3 धारणाएं केवल संवैधानिक एवं वैध ही नहीं है। प्रथम 3 धारणाएं जैसे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तो होना ही है, साथ में मातृभाषा का अनिवार्य अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और उस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। संविधान ने एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र का तकाजा भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है और उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता है, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए।
अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। तो इन प्रथम 3 धारणाएं जो है केवल संवैधानिक एवं वैध ही नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उचित है। यह कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत थोपिए। कुछ राज्यों की इच्छा के अनुसार कुछ और समय देते जाइए और इस काल्पनिक आशा को पुनर्जीवित करते जाइए कि वह स्वेच्छा से राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे। अभी तो 20वीं शताब्दी ही चल रही है। काम अनंत है, अतः उसमें भाषा सीखने की सीमा क्यों निर्धारित की जाए। फिर अभी तो अनेक शताब्दियाँ और आएंगी और अनेक शताब्दियाँ और जाएंगी। जल्दी क्यों है? जल्दी में काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के प्रहरी बड़े पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वे सदर दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों करते? पहरा तो खिड़की पर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। उपर्युक्त चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है। चौथी अवधारणा जिसमें कहा गया है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता। अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के प्रहरी बड़े पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वे सदर दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों करते? पहरा तो खिड़की पर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। उपर्युक्त चौथी अवधारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, वरना दुराग्रह की चरम सीमा भी है। अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है? संसार के छठे भाग में फैला हुआ विशाल देश अंग्रेजी भाषी नहीं है। संसार के छठे भाग में फैला हुआ विशाल देश अंग्रेजी भाषी नहीं है। बिल्कुल लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश भी अंग्रेजी भाषी नहीं है। लगभग 82 करोड़ जनसंख्या वाला विशाल देश भी अंग्रेजी भाषी नहीं है। विशाल देश चीन भी अंग्रेजी भाषी नहीं है। संसार के छठे भाग में फैला हुआ विशाल देश रूस अंग्रेजी भाषी नहीं है। लगभग 82 करोड़ की जनसंख्या वाला विशाल देश चीन भी अंग्रेजी भाषी नहीं है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अंग्रेजी किस प्रदेश की जनभाषा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ईरान, इराक, बर्मा, लंका आदि देशों में सामान्य जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो फिर अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई? कुछ लोग इसकी समृद्धता पर लट्टू हैं, किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी तो वह उस सीमा तक भी समृद्ध नहीं थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पूर्व ही हो चुकी थी। अंग्रेजी राजभाषा पहले बनी, उसमें राजकाज होने लगा, समृद्ध वह बाद में हुई। किंतु अंग्रेजी भक्त भारत में नारा उल्टा लगाते हैं।
इसमें इन्हें कौन समझाए? वैसे इनसे हमारी विनम्र प्रार्थना अवश्य है, इनसे हमारी विनम्र प्रार्थना अवश्य है कि इनसे हमारी विनम्र प्रार्थना अवश्य है कि हिंदी की 2-1 कृतियों को पढ़ने के बाद वे अपनी राय देते तो अच्छा होता। क्योंकि मेरे क्योंकि मेरे ही दुर्भाग्य से सही मुझे हिंदी विरोधी ऐसे ही सज्जन मिले हैं जिन्होंने हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी, जिन्होंने हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी और हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है, और इनमें से कुछ तो हिंदी की प्रगति से बिल्कुल ही अपरिचित है। इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है भारत का काम इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है कि भारत का काम अंग्रेजी के बिना चल ही नहीं सकता। भारत का काम अंग्रेजी के बिना चल ही नहीं सकता। इनके ही बंधु स्वतंत्रता से पूर्व कहा करते थे, इनके ही भाई बंधु कहा स्वतंत्रता से पहले कहा करते थे कि अंग्रेजों के बिना भारत का काम चल ही नहीं सकता। किंतु अंग्रेजों के बिना तो काम विगत अनेक वर्षों से चल रहा है, विगत अनेक वर्षों से। सच पूछिए तो इंग्लैंड और अमेरिका का काम बहुत सा हिंदी के बिना नहीं चलेगा। यदि भारत जैसा विशाल देश निर्णय कर ले कि उसकी केंद्र सरकार की काम अंग्रेजी में न चलकर हिंदी में ही चलेगा, हम भारतवासी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे किंतु स्वेच्छा से। माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी भी रहेगी किंतु वैकल्पिक विषय के रूप में। त्रिभाषा सूत्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें विदेशी भाषा को अनिवार्य किया गया है। विदेशी भाषा रहे किंतु वैकल्पिक रूप में, तब त्रिभाषा सूत्र का क्या होगा? 5वीं मूल धारणा इस मान्यता पर निर्भर है कि अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। यदि अंग्रेजी अनिवार्य न हो तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी भाषाएं रह जाएंगी। उस स्थिति में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ही अनिवार्य रह जाएगी। अब प्रश्न उठता है न्याय का। भारत बहुभाषा भाषी देश है। अब प्रश्न उठता है न्याय का। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी ही चाहिए। यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी ही चाहिए। दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग 2-3 और कभी-कभी 4-4 भाषाएं तक बोलते हैं। उड़ीसा के पुरी में मैंने सामान्य नागरिकों को उड़िया, बंगला, तेलुगु तथा हिंदी में वार्तालाप करते हुए सुना है। हाँ, अंग्रेजी में वे बात नहीं करते थे, किंतु यहाँ प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए जिसके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। अतः आप ही बताएं कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे? तमिल संस्कृति एवं तमिल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना और बात है। यह कार्य हिंदी के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या भाषा को किसी काल्पनिक अवस्था में सीखा जा सकता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ एवं वाराणसी जैसे नगरों में भी छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम भाषी लोग कहाँ मिलेंगे जिनके
जिनके साथ बैठकर वे यथार्थ स्थितियों में, वास्तविक स्थितियों में इन भाषाओं को सीख सकें। देहातों की तो बात ही जाने दीजिए, फिर हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों को दक्षिण भारत में काम करना पड़ेगा तो वे उस भाषा को सीखेंगे ही। भारत बहुभाषा भाषी देश है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग 2, 3 और कभी कभी 4 भाषाएं तक बोलते हैं। उड़ीसा के पुरी में मैंने सामान्य नागरिकों को उड़िया, बंगला, तेलुगु और हिंदी में वार्तालाप करते सुना है। हाँ, अंग्रेजी में वे बात नहीं करते थे, किंतु यहाँ पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिनके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। अतः आप ही बताएं कि उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे। तमिल संस्कृति एवं तमिल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना और बात है। यह कार्य हिंदी के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या भाषा को किसी काल्पनिक अवस्था में सीखा जा सकता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ एवं वाराणसी जैसे नगरों में भी छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम भाषी लोग कहाँ मिलेंगे जिनके साथ बैठकर वे यथार्थ परिस्थितियों में इन भाषाओं को सीख सकें। देहातों की तो बात ही जाने दीजिए, फिर हिंदी भाषी प्रदेशों के जिन लोगों को दक्षिण भारत में काम करना पड़ेगा वे उस भाषा को सीखेंगे ही। अभी तो अनेक व्यक्ति उन प्रदेशों में रह रहे हैं और वे उन क्षेत्रों में की भाषाएं सीख ही रहे हैं, किंतु माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से तमिल पढ़ाकर आप किस बात की आशा करते हैं? क्या राष्ट्रीय एकता की? भारत में 14 भाषाएं हैं, फिर एक ही भाषा क्यों पढ़ी जाए? आदर्श बात तो यह होगी कि सभी भाषाएं पढ़ें, नहीं तो दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि उसकी भाषा तो उत्तर प्रदेश वाले पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी न्याय भी कैसे होगा? यह प्रश्न इसलिए है कि लोगों ने यह सोचा कि तमिलनाडु में हिंदी का सर्वाधिक विरोध हुआ है, अतः तमिल पढ़ो, तो क्या अन्य भाषा भाषियों को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा? हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे। हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश जिनकी उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थिति में यथार्थ की उपेक्षा करके अनिवार्यतः किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना उन छात्रों को दंड देना है। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हों तो मेरा निश्चित मत है कि वहाँ पर हिंदी भी ना पढ़ाइए। पहले आप राजकाज हिंदी में आरंभ कर दीजिए, तब हिंदी को वे जिस दृष्टि से पढ़ाएंगे वे दृष्टि आज से भिन्न होगी। हिंदी संपर्क भाषा है
और केंद्रीय सरकार के कामकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी वे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थितियों में यथार्थ की अपेक्षा करके अनिवार्यतः किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना उन छात्रों को दंड देना है। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हों तो मेरा निश्चित मत है कि यहाँ पर हिंदी भी ना पढ़ाइए। पहले आप राजकाज हिंदी में आरंभ कीजिए, तब हिंदी को वे जिस दृष्टि से पढ़ेंगे वह दृष्टि आज से भिन्न होगी। अहिंदी भाषी प्रदेशों में मातृभाषा और हिंदी का अध्ययन एवं हिंदी भाषी प्रदेशों में केवल हिंदी का अध्ययन सिद्धांततः अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान की दृष्टि से भी कोई हानि नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी प्रदेशों में भी 2 भाषाएं अनिवार्य हो सकती हैं, किंतु हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा हो, मतलब हिंदी के अतिरिक्त हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा हो, इसका निर्णय राज्य की आवश्यकता पर निर्भर है। राजस्थान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है। बिहार की सीमा पर बंगाल और उड़ीसा है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र है। ये राज्य चाहे तो क्रमशः गुजराती, बांग्ला या उड़िया तथा मराठी द्वितीय भाषा के रूप में ला सकते हैं। राजस्थान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है। बिहार की सीमा पर बंगाल और उड़ीसा है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र है। ये राज्य चाहें तो क्रमशः गुजराती, बांग्ला या उड़िया तथा मराठी द्वितीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। तमिल का औचित्य तो उनके लिए भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यदि दूसरी भाषा रखनी है तो मेरे विचार से संस्कृत होनी चाहिए। ये त्रिभाषा सूत्र के मूल में 7वीं धारणा संस्कृत के विरोध में है। संस्कृत भाषा का आधुनिक भारत में क्या स्थान है एवं अन्य भाषाओं से इसका क्या संबंध है, इस पर मैं यहाँ विचार नहीं करूँगा। इसका वर्णन मैंने अपने संस्कृत शिक्षण नामक प्रथम अध्याय में विस्तार से लिखा है। उसमें लिखा है कि संस्कृत आज भी भारत के जीवन में व्याप्त है। और उसे अरबी, लैटिन या ग्रीक के विकल्प में शिक्षालयों में कदापि नहीं रखा जा सकता। सन 1956 में 1956 में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग की नियुक्ति हुई थी। सन 1956 में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसने 1957 में 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अतः इस आयोग के प्रतिवेदन के कुछ पूर्व ही त्रिभाषा सूत्र की घोषणा हो चुकी थी। अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए।
अन्यथा संस्कृत को चौथी भाषा के रूप में भी अनिवार्य किया जा सकता है। किंतु संस्कृत आयोग भी अंग्रेजी के मोह को त्याग नहीं सका है और उसने भी पुराने तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी भाषी राज्यों जो चाहें में द्वितीय भाषा संस्कृत सरलता से हो सकती है और इससे राष्ट्रीय एकता में भी सहायता भी मिलेगी। पूरे देश में 2 भाषाएं पढ़ी जाएंगी, अतः अन्याय का प्रश्न भी नहीं उठेगा। सन 1956 में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसने 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग के प्रतिवेदन के पहले ही त्रिभाषा सूत्र की घोषणा हो चुकी थी। अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा संस्कृत को चौथी भाषा के रूप में भी अनिवार्य किया जा सकता है। किंतु संस्कृत आयोग भी अंग्रेजी के मोह को त्याग नहीं सका है और उसमें भी पुराने तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी भाषी राज्यों जो चाहें न द्वितीय भाषा संस्कृत सरलता से हो सकती है और उससे राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलेगी। पूरे देश में 2 भाषाएं पढ़ी जाएंगी, अतः अन्याय का प्रश्न भी नहीं उठेगा। संस्कृत की परम पुनीता, शक्तिमयी एवं उदार माता कन्या का नाम है हिंदी भाषा। वह किसी भी भाषा के प्रति द्वेष या घृणा की भावना नहीं रखती। वह किसी भी प्रकार के विभाजन को स्वीकार नहीं करती। स्वभावतः इस विभाजन शब्द में भाषिक, जातिवादी और संप्रदायवादी विभाजन भी सम्मिलित है। हमारी हिंदी भाषा सर्वदा संत शिरोमणि तुलसीदास जी के आप्त वचन परहित सरिस धर्म नहीं भाई के अनुसार समस्त भाषाओं का हित चाहती है। वह किसी भी भाषा की 1 इंच की भी भूमि नहीं चाहती है, परंतु हम हिंदी भाषा की भी 1 इंच जैसी लघुतम भूमि किसी अन्य भाषा के नाम पर हस्तांतरण को स्वीकार नहीं कर सकते। त्रिभाषा सूत्र का आकलन। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑन द ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। अब अगला टॉपिक है हमारा त्रिभाषा सूत्र का आकलन, असेसमेंट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। भारतीय संविधान में त्रिभाषा सूत्र का आकलन, असेसमेंट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, परंतु राजनीतिक भावों के कारण भाषा अनुरक्षण तथा भाषा विस्थापन के नए सिद्धांतों का अनेक प्रकार से आकलन किया जा रहा है, क्योंकि वे सभी विकसित और विकासशील देश बहुभाषी हैं। इसलिए चाहे वहाँ राजभाषा का प्रश्न हो या अल्पसंख्यकों की भाषाओं का, जातिगत तनाव या भाषाई दुविधा का सामना सबको करना पड़ता है। भाषा शास्त्रियों ने इस पर विचार करते हुए भाषाई जाति संघात, भाषा मृत्यु तथा भाषा आत्महत्या जैसे शब्दों को
पढ़कर गहराई से चिंतन किया है। ये भाषाएं जिन्हें किसी कारण अपने देश में हैं या नगण्य माना जाता है, यह सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से जिन्हें पद या प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, वे संघर्षरत हो जाती हैं। हमारे देश में हिंदी राजभाषा बनकर भी आंतरिक विरोधाभासों, मानसिक अवरोधों या अंग्रेजी भक्त बुद्धिजीवियों के अहंकार के कारण पदच्युत जैसी है। आश्चर्य तो यह है, भाषा शास्त्रियों ने विचार करते हुए भाषाई जाति संहार, भाषा मृत्यु तथा भाषा आत्महत्या जैसे शब्दों को पढ़कर गहराई से चिंतन किया है। वे भाषाएं जिन्हें किसी कारण अपने देश में हैं या नगण्य माना जाता है, या सामाजिक और राजनीतिक कारणों से जिन्हें पद या प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, वे संघर्षरत हो जाती हैं। हमारे देश में हिंदी राजभाषा बनकर भी आंतरिक विरोधाभासों, मानसिक अवरोधों या अंग्रेजी भक्त बुद्धिजीवियों के अहंकार के कारण पदच्युत जैसी है। आश्चर्य तो यह है कि अमेरिका जैसे देश में अंग्रेजी बचाओ जैसे नारे ली दिए जा रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में अंग्रेजी बचाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए अप्रत्याशित संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में अंग्रेजी बचाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अप्रत्याशित वे संघर्ष कर रहे हैं। जैसे नारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वहाँ जैसे स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए अप्रत्याशित संघर्ष कर रहे हैं। वैसे अंग्रेजी के स्वाधिकार के कारण वे अपनी भाषाओं को भी तिलांजलि देने से नहीं हिचकते हैं, पर एकीकरण के नाम पर अपनी भाषाओं की नगण्य स्थिति पर आंतरिक रोष है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत, जहाँ फ्रेंच बोली जाती है, अंग्रेजी के दबाव के कारण पिछले जनमत संग्रह में पृथक राष्ट्र होते होते बच गया। कनाडा का क्यूबेक प्रांत, जहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच जो फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी के दबाव के कारण पिछले जनमत संग्रह में पृथक राष्ट्र होते होते बच गया। आज बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति और प्रभुता के उपकरण के रूप में भाषाओं की स्थिति भी बदल रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में अश्वेतों की ब्लैक वर्नाकुलर इंग्लिश इनकी उभरती शक्ति एवं पहचान का प्रतीक बन गई है। कभी कभी शासकीय संरक्षण के कारण ही भाषा शक्ति का प्रतीक बन जाती है। कनाडा के क्यूबेक के प्रांत में दुकानों या कार्यालयों में फ्रेंच अक्षर अंग्रेजी से आवश्यक रूप से कितने बड़े होने चाहिए यह तय किया गया है। फ्रांस में तो अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर, विशेषकर सरकारी प्रतिष्ठानों में
आर्थिक दंड की मांग की गई है। फ्रांस में तो अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर विशेषकर सरकारी प्रतिष्ठानों में आर्थिक दंड की मांग की गई है। हम भारतीयों को, जिनमें कभी कभी राष्ट्रभक्ति की कमी भी दिखाई पड़ती है, हिंदी जो राजभाषा है, की अवमानना करने में कुछ लज्जा नहीं आती है। अंग्रेजी के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र आज स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद भी हिंदी पर दंड या कटाक्ष हिंदी पर व्यंग्य या कटाक्ष करने से कभी नहीं चूकते। अंग्रेजों के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र आज स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद भी हिंदी पर व्यंग्य या कटाक्ष करने से कभी नहीं चूकते हैं। एक बहुभाषी समाज के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति इसलिए पद प्रतिष्ठा पा सकता है कि वह एक निश्चित भाषा समुदाय का सदस्य है, तो उसी समाज में दूसरा व्यक्ति असहाय, दयनीय या शक्तिहीन बन सकता है, क्योंकि वह दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकता है। आज लगता है कि हमारे देश में केवल हिंदी जानने वालों का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोई महत्व भी नहीं रह गया है। आज लगता है कि हमारे देश में केवल हिंदी जानने वालों का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह गया है। अंग्रेजी ही श्रेष्ठता का मानदंड बनकर रह गई है। इससे यह स्वतः सिद्ध होता है कि भाषा को एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में सामाजिक अवमानना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ के छात्रों को एक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। दो राज्यों की सीमाओं पर रहने वाले लोग दो, तीन और कभी कभी चार भाषाएं तक बोलते हैं। उड़ीसा में पुरी में सामान्य नागरिकों को उड़िया, बांग्ला, तेलुगु तथा हिंदी में वार्तालाप करते सुना है, परंतु अंग्रेजी में वे बात नहीं करते थे। किंतु यहाँ पर यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अनिवार्य अध्ययन का। अनिवार्य अध्ययन तो उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिनके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता। अनिवार्य अध्ययन उन्हीं भाषाओं का होना चाहिए जिनके बिना उस प्रदेश के लोगों का काम नहीं चल सकता है। क्या आप ही बताएं, उत्तर प्रदेश में तमिल पढ़कर लोग क्या करेंगे? तमिल संस्कृति एवं तमिल इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना और बात है। यह कार्य हिंदी के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या भाषा को किसी काल्पनिक अवस्था में सीखा जा सकता है? बड़े नगरों में भी छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम भाषी लोग कहाँ से मिलेंगे जिनके साथ बैठकर वे यथार्थ परिस्थितियों में इन भाषाओं को सीख सकें। फिर हिंदी भाषी प्रदेशों के जिन लोगों को दक्षिण भारत में काम करना पड़ेगा, वे इस भाषा को सीखेंगे ही। अभी तो अनेक व्यक्ति उन प्रदेशों में रह रहे हैं और उन क्षेत्रों की भाषाएं सीख रहे हैं, किंतु माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से तमिल पढ़ाकर आप किस बात की आशा करते हैं? माध्यमिक विद्यालय के प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से तमिल पढ़ाकर आप किस बात की आशा करते हैं? भारत में 14 भाषाएं पढ़ें, नहीं तो दूसरे राज्य के लोग कहेंगे कि उनकी भाषा तो उत्तर प्रदेश वाले पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्याय भी कैसे होगा?
यह प्रश्न इसलिए उठा है कि लोगों ने सोचा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक विरोध हुआ है, अतः तमिल पढ़ो, तो क्या यह अन्य भाषा भाषियों को विरोध करना पड़ेगा? अन्य भाषा भाषियों को विरोध करना पड़ेगा। हिंदी संपर्क भाषा है और केंद्रीय सरकार के राजकाज की भाषा होने पर समूचे देश के बालक माध्यमिक स्तर पर समाज में हिंदी के संपर्क में आएंगे, इसलिए वे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बदले में हिंदी भाषी प्रदेश उनकी भाषाएं पढ़ रहे हैं। अनावश्यक रूप से काल्पनिक परिस्थिति में यथार्थ की उपेक्षा करके अनिवार्यतः किसी राज्य के छात्रों से किसी भाषा को पढ़ने के लिए कहना उन छात्रों को दंड देना है। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्ययन को भी दंड समझ रहे हों, तो मेरा निश्चित मत है कि वहाँ पर हिंदी भी ना पढ़ाइए। यदि तमिलनाडु और बंगाल के छात्र हिंदी के अध्यापन को भी दंड समझ रहे हों, तो मेरा निश्चित मत है कि वहाँ पर हिंदी भी ना पढ़ाइए। पहले आप राजकाज हिंदी में आरंभ कीजिए, तब हिंदी को वे जिस दृष्टि से पढ़ेंगे वह दृष्टि आज से भिन्न होगी। और हिंदी भाषी प्रदेशों में मातृभाषा और हिंदी का अध्ययन एवं हिंदी भाषी प्रदेशों में केवल हिंदी का अध्ययन सिद्धांततः अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान की दृष्टि से कोई भी हानि नहीं है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी प्रदेशों में भी 2 भाषाएं अनिवार्य हो सकती हैं, किंतु हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा हो इसका निर्णय राज्य की आवश्यकता पर निर्भर है। राजस्थान की सीमा से गुजरात लगा हुआ है, बिहार की सीमा पर बंगाल और उड़ीसा है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर महाराष्ट्र है। ये राज्य चाहें तो क्रमशः गुजराती, बांग्ला या उड़िया तथा मराठी द्वितीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। तमिल का औचित्य तो उनके लिए भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यदि दूसरी भाषा रखनी है तो मेरे विचार से संस्कृत होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के मूल में 7वीं धारणा संस्कृत के विरोध में है। संस्कृत भाषा का आधुनिक भारत में क्या स्थान है एवं अन्य भाषाओं से इनका क्या संबंध है, इस पर मैं यहाँ विचार नहीं करूँगा। इसका वर्णन संस्कृत शिक्षण में है। संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के कुछ वर्ष पूर्व ही त्रिभाषा सूत्र की घोषणा हो चुकी थी। अतः इस आयोग ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भी मातृभाषा के साथ पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। अथवा संस्कृत को चौथी भाषा के रूप में संस्कृत का अध्ययन अथवा संस्कृत में भी अनिवार्य किया जा सकता है, किंतु संस्कृत आयोग भी अंग्रेजी के मोह को त्याग नहीं सका और उसके भी पुराने तर्कों के आधार पर भी निष्कर्ष निकले। उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी भाषी राज्यों जो चाहे में द्वितीय भाषा संस्कृत सरलता से हो सकती है और इसमें राष्ट्रीय एकता में भी सहायता मिलेगी। पूरे देश में भी 2 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, अतः अन्याय का प्रश्न भी नहीं उठेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो सकती। उपयुक्त चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, वरना दुराग्रह की चरम सीमा भी है।
अंग्रेजी को विश्व भाषा अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है? अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है? संसार के पृष्ठभाग में फैला हुआ विशाल देश अंग्रेजी भाषी नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी को अनिवार्य न करिए, किंतु अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं हो सकती है, क्योंकि चौथी धारणा न केवल जनतंत्र का मजाक है, वरना दुराग्रह की चरम सीमा भी है। अंग्रेजी को विश्व भाषा कैसे कहा जा सकता है? संसार के पृष्ठभाग में फैला हुआ विशाल देश अंग्रेजी भाषी नहीं है। लगभग 1 अरब 40 करोड़ विशाल देश चीन अंग्रेजी भाषी नहीं है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अंग्रेजी किस प्रदेश की जनभाषा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ईरान, इराक, बर्मा, लंका आदि देशों में भी सामान्य जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो फिर अंग्रेजी विश्व भाषा कैसे हुई? कुछ लोग इसकी समृद्धता के पक्ष में, कुछ लोग इसकी समृद्धता के पक्ष में हैं। किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी, तो वह उस सीमा तक भी समृद्ध नहीं थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पूर्व ही हो चुकी थी। कुछ लोग इसकी समृद्धता के पक्ष में हैं, किंतु जब अंग्रेजी ब्रिटेन की राजभाषा बनी थी, तो वह उस सीमा तक भी समृद्ध नहीं हुई थी जिस सीमा तक हिंदी स्वतंत्रता के पूर्व हो चुकी थी। अंग्रेजी राजभाषा पहले बनी, उसमें राजकाज पहले होने लगा, परंतु समृद्ध वह बाद में हुई। किंतु अंग्रेजी मुक्त भारत में नारा उल्टा लगाते हैं, इन्हें कौन समझाए? वैसे इनसे यह विनम्र प्रार्थना अवश्य है कि हिंदी की 2-1 कृतियों को पढ़ने के बाद वे अपनी राय देते तो अच्छा होता। हिंदी की 2-1 कृतियों को पढ़ने के बाद अपनी राय देते तो अच्छा होता। किंतु दुर्भाग्य से, मेरे ही दुर्भाग्य से सही, मुझे हिंदी विरोधी ऐसे ही सज्जन मिले जिन्होंने हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी, और उनमें से कुछ तो हिंदी की प्रगति से बिल्कुल ही अपरिचित है। इन लोगों का एक ही ब्रह्मास्त्र है: भारत का काम अंग्रेजी के बिना नहीं चल सकता। इनके साथी स्वतंत्रता से पहले कहा करते थे कि अंग्रेजों के बिना भारत का और इंग्लैंड और अमेरिका का बहुत सा काम हिंदी के बिना नहीं चलेगा। यदि भारत जैसा विशाल देश निर्णय कर ले कि उसकी केंद्रीय सरकार का काम अंग्रेजी में न चलकर हिंदी में चलेगा, तो हम भारतवासी अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, किंतु स्वेच्छा से। माध्यमिक कक्षाएं अंग्रेजी में भी रहेंगी, किंतु वैकल्पिक विषय के रूप में। त्रिभाषा सूत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसमें विदेशी भाषा को अनिवार्य किया गया है। त्रिभाषा सूत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें विदेशी भाषा को अनिवार्य किया गया है। विदेशी भाषा रहे किंतु वैकल्पिक रूप में, तब त्रिभाषा सूत्र का क्या होगा? 5वीं मूल धारणा इस मान्यता पर निर्भर है कि अंग्रेजी अनिवार्य रहेगी। यदि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं हो तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में 2 ही भाषाएं रह जाएंगी। उस स्थिति में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ही अनिवार्य रह जाएगी। त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं, त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं। त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आयोगों और समितियों ने इस सूत्र के प्रतिपादन में निम्नलिखित अवधारणाओं का सहारा लिया। पहला, शिक्षण और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, साथ ही इसका अध्ययन भी अनिवार्य होना आवश्यक है। भारत बहुभाषा भाषी देश है। भारत
बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और इस स्थिति में मातृ संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, अतः यहाँ की संपर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती है और इस स्थिति में संपर्क भाषा का अध्ययन भी अपेक्षित है। भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम से कम संपर्क भाषा हिंदी तो हो ही सकती है। संविधान ने एवं शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने इसी भाषा को स्वीकृत किया है, अतः संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। जनतंत्र की आवश्यकता भी यही है। अंग्रेजी विश्व भाषा है, समृद्ध है एवं उसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः उसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी है वे 2 ही भाषाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो? अतः हिंदी भाषी प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिंदी भाषी प्रदेशों की दृष्टि में से न्याय हो सके और यह अन्य भाषा संस्कृत नहीं हो। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए। इन मूल अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं तो प्रथम 3 धारणाएं केवल संवैधानिक एवं वैध नहीं है, किंतु शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उचित है। अतः कहा जा सकता है कि राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। राजभाषा को पूरे देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मत थोपिए। कुछ राज्यों की इच्छाओं के अनुसार कुछ और समय देना चाहिए और इस काल्पनिक आशा को पुनर्जीवित करना चाहिए कि वह स्वेच्छा से राजभाषा को स्वीकार कर लेंगे। अभी तो 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, काम अनंत है, अतः इसमें भाषा सीखने की सीमा क्यों निर्धारित की जाए? फिर कभी अभी तो अनेक शताब्दियाँ आएंगी, जाएंगी और आएंगी, तो जल्दी क्यों है? जल्दी में काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा की बात करने वाले स्वतंत्रता के प्रहरी बड़े पुराने विचारों के हैं, अन्यथा वे सदर दरवाजे पर पहरा देने की बात क्यों करते? पहरा तो खिड़की पर होना चाहिए। भाषा समस्या का समाधान एवं निष्कर्ष। भाषा समस्या का समाधान एवं निष्कर्ष तभी होगा जब त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से होगा। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो। तीसरा, सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृति अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाए। वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, 3 मुख्य निष्कर्ष सामने आए। पहला आया, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो पहला। दूसरा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो। और तीसरा, सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृति अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की व्यवस्था की जा सकती है। तो आज हम लोगों ने आज की कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया त्रिभाषा सूत्र का विश्लेषण, त्रिभाषा सूत्र एनालिसिस ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र का आकलन, असेसमेंट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और निष्कर्ष की चर्चा की कि भाषा समस्या का समाधान और निष्कर्ष तभी होगा जब त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से हो। पहला, शिक्षा का माध्यम
मातृभाषा हो, दूसरा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो, और तीसरा सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृति अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए, और वैकल्पिक रूप में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की व्यवस्था की जाए। अगली कक्षा में हम लोग संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।